Welcome to Jigayasa Curiosity Unleashed. आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन साम्राज्य की जिसकी कहानी सच में कमाल की है। सोचिए, उन्होंने एक लगभग नामुमकिन से माहौल को एक फलते फूलते नखलिस्तान में कैसे बदल दिया। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी। आप जानते हैं, 200 से भी ज्यादा सालों तक ये शहर दौलत, ताकत और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके खंडर आज भी अपनी गुजरी हुई शान की दास्तां सुनाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी पहेली है। ये जो विजय का शहर था ना, ये एक ऐसे इलाके में बनाया गया था जहां पानी की मतलब बहुत ज्यादा कमी थी, और बारिश, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं था। एक अजीब सी बात है ना, एक तरफ सूखा इलाका और दूसरी तरफ इतना फलता फूलता साम्राज्य। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। मतलब, एक साम्राज्य इतनी मुश्किल हालात में सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, बल्कि 200 से ज्यादा सालों तक फलता फूलता रहा। ये कैसे मुमकिन हुआ? आइए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उनके सामने चुनौती आखिर थी क्या। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का दौर कोई छोटा मोटा नहीं था, करीब 230 साल का था। और इतने लंबे समय में वे एक बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर इस जमीन पर टिके रहना है तो एक ही रास्ता है, अपने सबसे कीमती खजाने यानी पानी पर काबू पाना होगा। और जानते हैं, उन्होंने ठीक यही किया। तो आखिर उनकी वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी थी क्या? देखिए, ये कोई एक अकेला जुगाड़ नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही शानदार और कह सकते हैं कि एक मल्टी लेयर्ड प्लान था। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, शक्तिशाली तुंगभद्रा नदी को साधने के लिए बनाए गए एनीकट। दूसरा, बारिश के कीमती पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े टैंक। तीसरा, जमीन के नीचे के पानी तक पहुंचने के लिए कुएं। और चौथा, पानी को जहां जरूरत हो वहां ऊपर उठाने के लिए लिफ्ट्स। अब सवाल आता है कि ये एनीकट आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है जो नदी को पूरी तरह से रोक दे, नहीं। ये एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई कम ऊंचाई वाली दीवार जैसी होती है, जिसका काम बस पानी के लेवल को हल्का सा ऊपर उठाना है ताकि उसे नहरों के एक पूरे नेटवर्क में मोड़ा जा सके। बहुत सिंपल, लेकिन कमाल का असरदार तरीका। और मजे की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ एक दो नहीं बनाए, बल्कि तुंगभद्रा नदी के किनारे 1 दर्जन से भी ज्यादा एनीकट का एक पूरा का पूरा नेटवर्क बिछा दिया। ये एक तरह का रीजनल मास्टर प्लान था जो पानी को ठीक उसी जगह पहुंचाता था जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है तुर्था एनीकट। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उन्होंने इसे नदी के बीच में खड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने नदी में पहले से मौजूद चट्टानी आइलैंड्स का इस्तेमाल किया और उन्हीं को अपनी बनावट से जोड़ गया। इससे क्या हुआ? ये ज्यादा मजबूत बना, सस्ता भी पड़ा और कुदरत से एकदम जुड़ गया। सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। तो बात सिर्फ बड़े प्लान बनाने की नहीं थी, उनकी असली जीनियस तो बनाने के तरीकों में छुपी थी। उनके तरीके कई बार तो बिल्कुल उल्टे लगते हैं। जैसे, उन्होंने पत्थरों को जोड़ने के लिए गारे का इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों? ताकि गाद, मतलब जो मिट्टी रेत पानी के साथ आती है, वो पत्थरों के बीच से निकल जाए और एनीकट के पीछे जमा ना हो। कमाल है ना? उन्होंने नींव भी नहीं खोदी, एनीकट को सीधे नदी की चट्टानी सतह पर खांचे काटकर फिक्स कर दिया। ये दिखाता है कि वो अपने आसपास के माहौल को कितनी कितनी गहराई से समझते थे। और देखिए, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये तो उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा था। पानी के इन सिस्टम्स को बनाना एक तरह की धार्मिक सेवा, एक पुण्य का काम माना जाता था। इसका दर्जा मंदिर बनाने के ठीक बाद आता था। आखिर ये साम्राज्य की लाइफलाइन जो थी, और इस बात को हर कोई समझता था। तो इस तरह से ये सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और मिलकर काम करते थे। सोचिए, एनीकट से पानी नहरों में आता, नहरें जाकर बड़े बड़े टैंक भर देती और फिर उन टैंकों से खेतों और राजधानी शहर को पूरे साल भरोसेमंद पानी मिलता रहता था। अच्छा, एक बेहतरीन सिस्टम बना लेना एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि वो पीढ़ियों तक चलता रहे, वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। उनके पास मेंटेनेंस के लिए भी एक बहुत टिकाऊ मॉडल था। इसका खर्चा कहाँ से आता था? वाटर टैक्स से, जमीन के अनुदान से, और यहां तक कि टैंकों में मछली पकड़ने के राइट से जो पैसा आता था उससे भी। लोकल कमेटियां पूरी देखरेख करती थीं, जिससे यह पक्का होता था कि यह सिस्टम किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समाज की एक साझा जिम्मेदारी है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है,
असल में सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी इनमें से कई एनीकट और नहरें, हाँ, थोड़े बहुत बदलावों के साथ आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। ये उनकी दूर की सोच और उनके हुनर का जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये है कि इस प्राचीन साम्राज्य की कामयाबी से हम आज क्या सीख सकते हैं? जब हम विजयनगर के तरीकों को आज के तरीकों के बगल में रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। उनके डिजाइन ऐसे थे कि गाद यानी पानी की मिट्टी बहकर निकल जाती थी, जबकि हमारे आज के बड़े बड़े डैम्स में अक्सर यही गाद जमा हो जाती है और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम कर देती है। उन्होंने कुदरत के साथ मिलकर काम किया, जबकि हमारे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अनजाने में ही सही वाटर लॉगिंग और जमीन में खारापन जैसी नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज जब दुनिया पानी की कमी से जूझ रही है, तो क्या हम उन प्राचीन इंजीनियरों से कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने सिर्फ रेगिस्तान में जीना नहीं बल्कि वहां फलना फूलना सीखा? शायद उनका ये ज्ञान आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।